Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical Defense Research and Development Organization DRDO सितंबर 9 का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था टेक्नीशियन ए मशीनिस्ट पोस्ट पर, जिसका एग्जामिनेशन 28 सितंबर 2019 कंप्लीटेड हो गया था। और इस एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मेमोरी बेस्ड पेपर में आप लोगों का सामने लेके आया हूँ। तो इससे पहले मैं फीटर का फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन किया हूँ 29 सितंबर 2019 जो एग्जामिनेशन हुआ है, और 28 सितंबर 2019 मशीनिस्ट पेपर का मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट आज का वीडियो देख रहे हैं उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप लोग फीटर का वीडियो देख लीजिए, दोनों वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप लोग मशीनिस्ट टर्नर और फीटर ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को एक दूसरा ट्रेड का वीडियो देखना चाहिए। टर्नर ट्रेड का स्टूडेंट को फीटर का भी देखना चाहिए, मशीनिस्ट का भी देखना चाहिए। जस्ट मशीन का एक दो क्वेश्चन छोड़ के आप लोग का ऑलमोस्ट 70 से 80% सिलेबस सेम होता है। टर्नर फीटर तो ऑलमोस्ट 95% सेम होता है, लेकिन मशीनिस्ट का साथ थोड़ा डिफरेंस क्या होता है, इसमें मशीन जैसे स्लॉटर मशीन, सेपर मशीन, प्लेनिंग मशीन, मिलिंग मशीन, इन 4 मशीन ऐड हो जाता है। इसीलिए आपको लगता है कि इसमें मशीन ज़्यादा है, क्वेश्चन थोड़ा अलग होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को एक दूसरा ट्रेड का वीडियो देख लेना चाहिए। सबसे पहले आप लोग फीटर का वीडियो देखिए, कैसे हमें क्वेश्चन मिला है वो भी मैं आपको उस वीडियो में बता दिया हूँ। तो आज बिना लेट करके क्वेश्चन डिस्कशन में शुरू करता हूँ। सभी स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे आप सपोर्ट करते थे पहले वैसे ही सपोर्ट कीजिए, तो बाकी टर्नर ट्रेड का, वेल्डर ट्रेड का भी पेपर मैं आप लोग के लिए ला पाऊंगा। और इन दोनों ट्रेड का पेपर लाने का बाद, वो पेपर पब्लिश करने का बाद मैं डीआरडीओ के लिए तैयारी कराना स्टार्ट करूंगा। डीआरडीओ के लिए स्पेशल कुछ मैं आप लोगों के लिए करूंगा। जो भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगा उससे क्वेश्चन आप लोग को मैक्सिमम आएगा। तो इसके लिए मैं तैयारी स्टार्ट कर दिया हूँ, कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है मैं स्टार्ट किया हूँ। तो आप लोग के लिए स्पेशल कुछ आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन जैसे करते हैं वैसे कीजिए। जब भी मैं क्लास लाऊंगा तो मैं आप लोगों को और भी मोटिवेट करते रहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो डीआरडीओ का हार्ड शिफ्ट में एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आपको बोला था द एचसीएफ ऑफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 28 p⁵ क्यू स्क्वायर एंड 70 p³ p³ एंड q⁴। तो ये जो दो दिया है आपको अलग अलग, तो इन दोनों में से आपको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं 28 p⁵ क्यू स्क्वायर को लिखना पड़ेगा और उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 28 को कैसे तोड़ेंगे, 2 × 2 × 7। ओके, तो p को भी आप p⁵ को भी आप लोग p × p करके लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद 70 p³ एंड q⁴ को आपको तोड़ना पड़ेगा, 5 × 2 × 7 तोड़ना है। इसके बाद आप लोग p³ और q⁴ को भी आप लोग तोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इससे में क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कितना हाईएस्ट आप लोग का दोनों में से कॉमन आ रहा है वही आपको लिखना पड़ेगा। तो इधर अगर आप लोग देखते हैं 2 और 7, तो इसमें आप देख सकते हो 2 और 7 इसमें भी है, तो 2 और 7 क्या होता है कॉमन आ गया। और क्या होता है इसमें आप देख सकते हैं p⁵ क्यू स्क्वायर, मतलब क्यू स्क्वायर ही मैक्सिमम तक होगा। इधर तो q⁴ है और नीचे p³ है, तो इससे ज़्यादा तो नहीं होगा कॉमन, ठीक है। तो आपको क्या आंसर हो जाएगा 14 p³ क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा कॉमन है वो आपको लेके मल्टीपल कर देना है, इससे आपको आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में आपको मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। मेंसुरेशन चैप्टर एक इंपॉर्टेंट होता है जो भी स्टूडेंट टेक्नीशियन या आईटी ट्रेड से बिलोंग करते हैं। तो इसमें आपको बताया जा रहा है एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए क्यूबॉइड इज 57 स्क्वायर मीटर। तो एक क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड के क्या बोला है, 4 वॉल का क्षेत्रफल बोला है 57 स्क्वायर मीटर। तो इसका लेंथ 5.5 मीटर, हाइट 3 मीटर। तो इसका ब्रेथ क्या हो जाएगा मीटर में, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, जस्ट आपको क्या करना है, लिखना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए क्यूबॉइड क्या बोला 57 दे दिया है। इसका बाद आपको लेंथ का जगह लेंथ बैठाना है, हाइट का जगह हाइट लिखना है। इसका बाद आपको क्या करना है,
आप देख सकते हैं इधर आप लोगों को जब आएगा तो ये 5.5 प्लस बी रहेगा और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 57/6 हो जाएगा, तो ये 5.5 आ जाएगा, ये 9.5 आ जाएगा। और जब आप लोग बी से इसको इधर लाएंगे 5.5 को तो माइनस हो जाएगा, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा बी इजिकल टू आ जाएगा 4। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए क्यूबॉइड 57 स्क्वायर मीटर तब होगा जब हाइट 5.5 मीटर होगा, लेंथ 5.5 मीटर होगा, हाइट 3 मीटर होगा और ब्रेथ 4 मीटर होगा तब। ओके, इसका बाद आपको इंग्लिश में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये एक कुछ टॉपिक है जिससे डीआरडीओ का हार्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो मैं इसका बाद आप लोगों के लिए परसों एक वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डीआरडीओ का कौन सा चैप्टर नॉन टेक्निकल के लिए, टेक्निकल के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो होने वाला, तो हाउ टू क्रैक डीआरडीओ एग्जाम, ये वाला वीडियो आप लोगों को देखना है। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आपको एक लंबा सा सेंटेंस दिया जाएगा और उसका मीनिंग एक वर्ड में क्या होगा वो आपको चूज करना है। ठीक है, तो आपको पूछा गया था टू एग्जामिन वंस ओन थॉट एंड फीलिंग्स, मतलब किसी का भावना और अनुभूति को एग्जामिन करना, मतलब उसको अच्छा से स्टडी करना, उसको अच्छा से जानना, उसको क्या कहते हैं, एक वर्ड में हम लोग उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, अगर किसी का भावना और अनुभूति को हम लोग उसका ऊपर हम लोग एग्जाम करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं, अच्छा से नोटिस करते हैं, तो उसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था, इंग्लिश का एक क्वेश्चन है बट रीजनिंग का फॉर्मेट में आपको पूछा गया था, शिप्स इज रिलेटेड टू फ्लीट इन द सेम वे एंड्स इज रिलेटेड टू, मतलब जो जहाज होता है, जहाज एक साथ जब जहाज रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फ्लीट। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था एक साथ अगर एलिफेंट रहता है उसको कहते हैं हर्ड। ठीक है, वैसे ही एक साथ अगर जहाज रहता है, बहुत सारा जहाज रहता है, उसको हम लोग फ्लीट ऑफ शिप कहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारा जहाज। वैसे एंट को अगर बहुत सारा एंट एक साथ रहेगा, बहुत सारा चिट्टिया अगर एक साथ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कॉलोनी ऑफ एंट, मतलब एंट का कॉलोनी है, मतलब बहुत सारा उसमें चिट्टिया है। ओके, 5th नंबर का क्वेश्चन में आपको अपोजिट वर्ड, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड आपको निकालना था। तो डिले आपको पूछा गया था, सिंपल वर्ड आपको पूछा गया था। तो डिले का अपोजिट होता है एडवांस। डिले मतलब देर करना और एडवांस मतलब ऑलवेज पहले से रेडी होकर रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा गया था पैन कार्ड इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया बियर्स एन अल्फा न्यूमेरिक कोड ऑफ हाउ मेनी कैरेक्टर, मतलब जो पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो जो भी स्टूडेंट का पास पैन कार्ड है वो सभी स्टूडेंट जाते हैं पैन कार्ड को इशू करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसमें पैन कार्ड जो नंबर होता है उसमें अल्फ़ाबेट भी रहता है और न्यूमेरिकल डिजिट भी रहता है। तो टोटल कितना कैरेक्टर उसमें होता है, तो उसमें टोटल 10 कैरेक्टर होता है। ओके, 7th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था नेचुरल अर्थक्वेक मोस्टली टेक प्लेस इन द, तो नेचुरल अर्थक्वेक जनरली कौन सा अर्थ का स्पेयर में होता है, तो लिथोस्फीयर में होता है। ओके, और भी बहुत सारा आपको स्पेयर बताया था, आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, तो ये तो नहीं होता। तो लिथोस्फीयर जो भूमि का होता है उस स्पेयर में हम लोगों को नेचुरल अर्थ होता है जिसका मैक्सिमम टाइम। ओके, 8 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडोप्टेड ऑन, भारत का संविधान को कब एडोप्ट किया गया था, मतलब उसको कब से चालू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 से उसको चालू किया गया था, 26 जन 1950। 9th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर्स डे इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। तो इसमें आपको बताया जा रहा है 3 स्टेट का नाम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। तो इन 3 स्टेट में न्यू ईयर का डे हिसाब से हम लोग कौन सा दिन को या कौन सा फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो इन तीनों स्टेट में एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिस फेस्टिवल को हम लोग का न्यू ईयर का डे का हम लोग हिसाब से उन लोग मानता है। तो क्या हो जाएगा, उगाड़ी जो फेस्टिवल होता है, उगाड़ी फेस्टिवल को उन लोग इन 3 स्टेट में न्यू ईयर डे का हिसाब से मानता है। समझ में आ गया। 10th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन व्हिच ईयर डिड द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान का सबसे पहला संशोधनी नियम कब चालू हुआ था, कब चालू हुआ? तो 1951 में वो चालू हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट चालू हुआ 1951 में। इसका बाद मैथ से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसमें आपको जानना है कि किस फॉर्मेट में बोला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी तर होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप देख सकते हो वैसे हम लिख लिए, a मतलब x है और b मतलब 1/x है। तो इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी तर होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब देख सकते हैं मैं लिख जाऊँ x कट जाएगा, तो इधर x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है 5, तो 5 स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा 23। समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू 12 एंड 54। इसमें दो संख्या दिया है 12 एंड 54, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का क्या पद्धति होता है? तो 12 इज टू 54 इक्वल टू 54 आपको फिर से लिखना पड़ेगा इज टू, इसका बाद आपको इंट्रोगेटिव मार्क्स या x लिख देना है। ओके, इसका बाद क्या हो जाएगा 12/54 इज इक्वल टू 54/x। इसका बाद अगर आप इसको कैलकुलेशन करते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा 243, तो थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा 243। ओके, तो थर्ड प्रोपोर्शन जब भी बोलेगा तो आपको ऐसे लिखना है। इसका बाद आपको क्वेश्चन पूछा गया था परसेंटेज चैप्टर से, द डिफरेंस बिटवीन 80% एंड 65% ऑफ द सेम नंबर इज 135। मतलब कोई भी एक संख्या है उसका हम लोग x मान लेते हैं, उसका 80% मतलब क्या हो जाएगा 80 इंटू 80% मतलब 80 इंटू एक्स बटा 100 हो जाएगा, और उसका 65% मतलब x इंटू 65/100। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बोल रहे हैं 135 है। तो उसको अगर आप लोग कैलकुलेशन करते हो तो 15x/100 इजिकल टू आ जाएगा 135, 15x इजिकल टू आ जाएगा 13500, x इजिकल टू आ जाएगा 900। इसका बाद बोला है जो संख्या आएगा उसका 49% आपको निकालना है। तो 900 का 49% मतलब क्या हो जाएगा 900 इंटू 49/100, तो 441 राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 14th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 5:7। मतलब इसमें ए और बी दो आदमी हैं जिसका इनकम का रेशियो 5:7 है, और उसमें कितना सेविंग करता है, महीना में सेविंग करता है, ए करता है 5,000 रुपीज़ और बी करता 9,000 रुपीज़। ठीक है, इसमें बोला है और उन दोनों का खर्चा करने का रेशियो क्या होता है 3:4। ए करता है 3 और बी करता है 4। तो उन दोनों का टोटल इनकम कितना होता है महीना में, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनकम निकालने के लिए इधर तो आपको रेशियो बोल दिया है। ओके, तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ आपको जानना है, इधर इनकम भी रेशियो में बोला है, तो इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू, मतलब हम लोग जितना इनकम कर रहे हैं और जितना बचाते हैं बैंक में बचाते हैं और बाकी इज इक्वल टू क्या होता है वो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा हो जाता है। तो यही फॉर्मूला में आपको लिखना पड़ेगा। तो इधर क्या लिखना है आप देख सकते हैं, अगर देखते हैं ए का हिसाब से चलते तो ए का इनकम क्या होता है 5x होता है, उसका इनकम है, और सेविंग कितना है उसका 5,000 रुपीज़ सेविंग है, तो मतलब 5x माइनस 5,000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बी का हो जाएगा क्या, बी का तो इनकम 7x है, 7x से इनकम से अगर हम लोग सेविंग को माइनस करते 9,000 को माइनस करते 7x माइनस 9,000 इक्वल टू जो प्रोपोर्शन आपको दिया है आप देख सकते हैं, ये तो खर्चा है ना, ये खर्चा का रेशियो है, ये भी खर्चा का ही आ रहा है, तो खर्चा का रेशियो 3/4 दे दिया है। इसका बाद अगर आप लोग इसको कैलकुलेशन करते हो तो x इक्वल टू आ जाएगा 7,000। तो इसका बाद आप लोग ए और बी का इनकम निकाल सकते हैं, इसका 5x और इसका 7x है, तो इसका ए का इनकम 5x मतलब 5 इंटू 7,000 मतलब 35,000, और बी का इनकम 7 इंटू एक्स, तो इधर x का वैल्यू 7,000 हो जाएगा 49,000। तो टोटल दोनों का इनकम क्या बोला है, तो टोटल दोनों का इनकम होता है 86,000। इन दोनों को अगर करते हैं तो टोटल कितना आएगा, 84,000 इसमें हो जाएगा। समझ में आना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें जस्ट आपको फॉर्मूला समझना आना चाहिए कि इनकम और जितना कर रहे हैं और उससे अगर सेविंग को माइनस करता है मतलब बाकी खर्चा होता है, तो यही आपको लिखना है। जैसे मैं लिख दूँ इनकम 5x होता है, खर्चा सेविंग इतना होता है 5,000, तो खर्चा कितना होता है 3, और रेशियो आपको दे दिया, वही रेशियो में हम इधर पुट किए। इसका बाद 15 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि इसका नेक्स्ट नंबर में क्या होगा, तो इसका सीरीज का क्वेश्चन दिया था व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क 8, 28, 116, 584,
तो इसमें क्या होगा, तो आप देख सकते हैं इसमें जो दिया है तो 8 के साथ पहले 3 को मल्टीपल करना पड़ेगा, फिर 4 ऐड करना पड़ेगा, उसका बाद जो आएगा उसका साथ 4 मल्टीपल करना, मतलब 1 करके बढ़ रहा है, 4 मल्टीपल करके 4 ऐड करना, मतलब ऐड आपको 4 ही करना पड़ेगा। इसके बाद जो 116 आ रहा है उसका साथ आपको फिर 4 से और एक ऐड करना है, मतलब 5 हो जाएगा, 5 से मल्टीपल करना है प्लस 4 करना है। उसके बाद जो आएगा 584 का साथ 6 मल्टीपल करना है प्लस 4 ऐड करना, तो टोटल कितना वैल्यू आ जाएगा, 3508 आ जाएगा, 3508 इसका वैल्यू आ जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन में सेम टू सेम आपको सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया था, 4, 8, 10, 14, 16, 20, तो उसका बाद क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको 2 सीरीज दिया है वो आपको पता लगाना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप लोग देखते 4 से 10, 10 से 16, ओके 16 से आपको अभी ये सीरीज होगा। उसका बाद अगर आप लोग देखते हैं तो क्या हो रहा है, 8 से 14, 14 से 20, तो इधर अगर देखते तो हर घर जो स्टेप हो रहा है उसमें 6 करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो 16 का साथ भी आपको 6 करना पड़ेगा, तो 16 का साथ 6 करेंगे, 16 प्लस से 22 आ जाएगा, तो इसमें आपको 22 लिखना है। समझ में आ गया है। इसका बाद 22 अगर इधर हो जाएगा और अगर निकालने के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 26 इधर हो जाएगा। समझ में आना है, ओके। 17 नंबर का क्वेश्चन में आपको ऐसे एक इजी बोला था, फाइंड ऑड वन आउट, मतलब 4 आपको ऐसे वर्ड दे दिया जाएगा या कोई भी डिजिट कोई भी संख्या ऐसे दिया जाएगा, उसमें से कौन सा अलग टाइप का वो आपको निकालना पड़ेगा। रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और रंगून, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जो होता है इंडिया का एक सब सिटी होता है, लेकिन रंगून कहाँ का होता है, म्यांमार का एक सिटी होता है, ओके। तो इसीलिए एक स्टेप को ये इंडिया का नहीं है, मतलब ये बाकी तो 3 सब सेम है, लेकिन ये कहाँ है, बाहर का है, इसलिए ये थोड़ा ऑड टाइप का है, तो राइट आंसर आ जाएगा रंगून। 18 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा था रीजनिंग से, इफ समर इज कोडेड रनर द कोड विंटर इज, तो समर को हम लोग कैसे रनर कर रहे हैं, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर आप लोग समर लिखते हो उसके बाद रनर, मतलब उससे एक घर आगे जाना पड़ेगा, ओके। उसके बाद यू जैसा है, यू सेम रहेगा, एम को +1 करना पड़ेगा, उसके बाद जो बीच में 2 जो आपको लेटर मिलेगा उसको +1 करना पड़ेगा, बाकी सेम रहेगा। तो इस पर आप देख सकते हैं विंटर आपको जो दिया है उससे पहले क्या होता है, डब्ल्यू से पहले एक घर आपको जाना पड़ेगा, तो भी होता है, भी लिख दिया, आई रहेगा, एन का बाद +1 करना पड़ेगा, एन का बाद ओ होता है, टी का बाद आपको +1 करना पड़ेगा, और एक लेटर क्या हो जाएगा, वो यू हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो VIOUER हो जाएगा। इसका बाद आपको डायरेक्शन टेस्ट से एक क्वेश्चन पूछा था, जितना भी मेरा दोस्त था तो किसी का मतलब किसी का भी पॉसिबल नहीं था कि वो डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन भेज सके। तो एक क्वेश्चन आपको डायरेक्शन टेस्ट से पूछा गया था, ब्लड रिलेशनशिप से एक क्वेश्चन पूछा था, वेन डायग्राम से पूछा था एक क्वेश्चन, वो क्या पूछा था, बर्तन, जग और कुकर। तो बर्तन में क्या होता है, बर्तन टोटल चीज़ को हम लोग कहते हैं, उसमें से जग भी आता है और कुकर भी आता है, तो बर्तन बड़ा सर्कल होगा, उसमें से जग भी एक होगा और कुकर भी एक होगा, ओके। तो बर्तन का अंदर आपको ये दोनों लिखना पड़ेगा, तो ऐसे जो डायग्राम था वो वेन डायग्राम सही हो जाएगा। इसका बाद 22 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज करेक्टली स्पेल्ड, तो आपको 4 या 5 वर्ड दिया जाएगा, उसमें से सेम वर्ड ही है, मतलब जैसे एक्सेसिव आपको 5 अलग अलग टाइप में अलग अलग स्पेलिंग में दिया गया, तो उसमें से कौन सा सही स्पेलिंग है वो आपको निकालना है। तो ये एक्सेसिव आपको पूछा गया था। इसका बाद आपको पूछा गया था इसका सिनोनिम, मतलब इसका सेम मीनिंग क्या होता है। रोबोस्ट का सेम मीनिंग क्या होता है, हेल्दी, मतलब जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सुस्वस्थ जिसको बोलते हैं, तो उसको हेल्दी कहते हैं, ठीक है। तो रोबस्ट का वो सेम मीनिंग होता है। इसका बाद आपको इंग्लिश से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम लोग नरेशन चेंज बोलते हैं, उससे क्वेश्चन पूछा था। वॉइस चेंज से तो हार्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपको ऐसे कोई भी सेंटेंस दिया जा रहा है, उसका बाद आपको प्रॉपर टेंस का हिसाब से उसमें एक वर्ड आपको ऑप्शन का हिसाब से उधर पुट करना है। उसके बाद फ्रेज और इडियम से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। 29 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, द फादर ऑफ नेशन बाय प्रोफेशन वाज ए। तो मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम लोग जाति का जनक कहते हैं, तो प्रोफेशन में क्या था, तो उसका एक लॉयर था, ओके, आईनजीवी था। 30 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था, व्हिच इंडियन रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2014। 2014 साल में किसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज अलग अलग फील्ड में होता है, पीस में होता है और भी अलग अलग इसमें होता है। और जैसे अगर हम लोग बात करते इकोनॉमिक्स में होता है, फिजिक्स में होता है, तो नोबेल पीस प्राइज 2014 साल में किसको मिला था, कैलाश सत्यार्थी को मिला था, कैलाश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31,
ब्लड इन यूरिन कैन बी कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन। मतलब जब हम लोग यूरिन करते हैं तब उसमें खून निकालते हैं, तो कौन सा विटामिन का कमी का कारण होता है? विटामिन के का कमी का कारण होता है, क्योंकि विटामिन के का क्या काम होता है? क्लॉट ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मतलब हम लोगों का बॉडी में अगर कोई भी जगह कट हो जाता है उसमें से खून निकालते हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली खून निकलना बंद हो जाता है। तो के का कारण होता है, विटामिन के का कारण। और विटामिन के अगर कम रहता है शरीर में तो क्या होगा, वो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता, ब्लड को जमाट बांधने नहीं देता। तो ब्लड जब भी क्लॉट नहीं होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ब्लड इसमें से निकालते रहेगा। ओके, इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन पूछा गया था नॉन टेक्निकल का, तो और 4-5 क्वेश्चन है जो मैं नॉन टेक्निकल का कलेक्ट कर पाया हूँ। तो उसका बाद मैं टेक्निकल का स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, वीडियो में जो भी क्वेश्चन आप लोग है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और जितना भी टॉपिक से आपको जो भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा तो उसका अकॉर्डिंग का आपको पढ़ के भी जाना पड़ेगा। 32 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ सेंट्रल एंगल 75 डिग्री व्हेन द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज 9 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको बताया जा रहा है एक सर्किल है, सर्किल का सेक्टर का एरिया निकालना है। तो इसका ऊपर भी मैं अलग से वीडियो आपको बना दिया था। ITI का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो होता है निमिक क्वेश्चन बैंक से मैं फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का दोनों वीडियो में पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ। उसमें एक वीडियो है 3.5 घंटा का, और दूसरा जो सेकेंड ईयर का पेपर है उसमें तो आप लोगों को बहुत सारा साइंस का चैप्टर, बहुत सारा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ। तो सेकेंड वीडियो 4.5 घंटा का वीडियो मैं बनाया हूँ, तो आप सभी स्टूडेंट देख लीजिए, क्योंकि कोई भी टेक्निकल एग्जाम आप लोग देने जाएंगे तो ये दोनों वीडियो से आपको बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन आएगा। तो उसमें मैं आपको बताया था सर्किल का सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360। तो इसमें पाई का जगह पाई रहने देना पड़ेगा। इसके बाद रेडियस क्या हो जाएगा, इसमें रेडियस तो आपको नहीं दिया, डायमीटर दिया है, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर का आधा, तो रेडियस का मतलब 9/2 इंटू 9/2। इसका बाद आपको क्या करना है, थीटा का जगह जो भी एंगल दिया सेंट्रल एंगल आपको लिखना है। तो इसको अगर टोटल काटाकाटी करेंगे तो 135 पाई बटा 32 राइट आंसर आ जाएगा। इसका बाद आपको अनुपात से एक क्वेश्चन दिया था, ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी इज इक्वल टू 4 अनुपात 5, सी अनुपात डी इज इक्वल टू 6 अनुपात 7। तो इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है जैसे मैं लिखा हूँ। उसका बाद आपको नीचे से स्टार्ट करना है। तो आपको क्या क्या मैच कराना है, ये जो सी है, ये सी को आपको मैच कराना है। तो इसका साथ आप लोग अब 5 मल्टीपल करते हैं तो ये 30 होता है, और इसका साथ अगर आप लोग 6 मल्टीपल करते हैं तो क्या होता है, ये भी 30 होता है। मतलब सी कॉमन हो रहा है तो इधर आपको करना पड़ेगा। इसका बाद क्या हो जाएगा, ये तो 24 आ गया, बी 24 आ गया, तो बी को 24 अगर है तो ऊपर में भी आपको इसको भी बी को 24 लाना है, तो इसको आपको 8 से मल्टीपल करना पड़ेगा। उसके बाद ए का भी वैल्यू आ जाएगा। तो आपको अगर करना है तो ए का वैल्यू 16 आ जाएगा, बी का वैल्यू 24 आ जाएगा, सी का वैल्यू 30 आ जाएगा और डी का वैल्यू 35 आ जाएगा। तो ए बी सी डी का अनुपात का वैल्यू आ गया 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। ओके, 34 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज बेस्ट फीमेल एशियन एथलीट 2019 बाय एशियन स्पोर्ट अथॉरिटी यूनियन। ठीक है, मतलब इसमें आपको बताया जा रहा है 2019 में बेस्ट फीमेल एशियन एथलीट का सम्मान किसको दिया गया था, किसको चुना गया था, मेरी कॉम को चुना गया था। ओके, इसका बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें आपको अमाउंट नहीं प्रिंसिपल आपको दिया था, इतना प्रिंसिपल दिया था, और आपको कितना परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना साल के लिए आपको सीआई में रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में रहेगा 3 साल के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 और ब्रैकेट का ऊपर टू दी पावर आपको n लिखना है या t लिखना है, मतलब इसमें आपको साल लिखना है। इसके बाद इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन आपको सेम आपको वैल्यू जो दिया है इससे क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद एक क्वेश्चन एवरेज चैप्टर से पूछा था और दूसरा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से एक आसान क्वेश्चन आपको पूछा था, बहुत सिंपल एक क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो टोटल 37 क्वेश्चन ये हमें मिला था। इसका बाद जितना भी क्वेश्चन है मोर देन 70 क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन डीआरडीओ मैशिनिस्ट का 28 सितंबर 2019 टेक्निकल सेक्शन में पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था 25 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू डैश जूल। तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार आपको समझाया हूँ, जो वीडियो का मैं बताया हूँ,
कि ITI वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस नीमी का जो 2 PDF है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, जिसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सभी वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस में आपको कंप्लीट हो जाता। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट का बीच में बहुत ज़्यादा कमजोरी है मैथ और साइंस में, तो आप लोग देखिए बहुत सारा साइंस और बहुत सारा मैथ का चैप्टर को मैं बहुत ही अच्छा से डिटेल में क्लियर किया हूँ। फिक्शन का जैसा चैप्टर को मैं क्लियर किया हूँ, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लियर किया हूँ। उसमें मैं आपको बताया था 1 जूल इजिकल टू 1 न्यूटन मीटर होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आप लोग जानते हो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो इधर वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो 1 जूल इजिकल टू 1 न्यूटन मीटर ही आ रहा है ना। ओके, तो इधर 25 न्यूटन मीटर इजिकल टू कितना जूल हो जाएगा, तो 1 न्यूटन मीटर इजिकल टू 1 जूल होता है, तो 25 न्यूटन मीटर इजिकल टू 25 जूल हो जाएगा। समझ में आना चाहिए। इसका बाद आपको ऐसे एक दिया था W इजिकल टू F इंटू एस, तो इसको आपको शब्द में लिखने के लिए बोला था। तो ये होता है वर्क डन इजिकल टू फोर्स अप्लाइड इंटू एस, मतलब होता है डिस्टेंस मूव, अगर ऑप्शन में था तो ठीक है, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, थर्ड नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था कैलिपर इज मेड अप ऑफ। कैलिपर मतलब जो भी आपको कैलिपर बोला, जेनी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का बात नहीं किया है। तो ये 3 कैलिपर किससे बनता है, माइल्ड स्टील से बनता है। ओके, अगर वर्नियर कैलिपर का बात करते हैं तो वर्नियर कैलिपर बनता है इनवर्स स्टील, जिसमें 36% का निकेल रहता है, जो लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, मतलब हीट पाने से भी वो एक्सपेंस नहीं होता है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ट्राई स्क्वायर इज। ट्राई स्क्वायर का स्टैंडर्ड लेंथ पूछा गया था। तो ट्राई स्क्वायर का लेंथ हम लोग कैसे लेते हैं, जो ब्लेड का लेंथ होता है, ब्लेड का लेंथ के हिसाब से ट्राई स्क्वायर का लेंथ होता है। तो वो स्टैंडर्ड लेंथ क्या क्या होता है, 100 मिलीमीटर होता है, 150 मिलीमीटर होता है, 200 मिलीमीटर होता है। तो ऑप्शन में जो भी था इसमें से अगर आप लोगों का एक भी था तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड ऑफ डेजिग्नेशन D3 इज। जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसका डेजिग्नेशन D0 से शुरू होकर D4 तक होता है, और इसका अगर अकॉर्डिंग देखते तो D0 का साइज सबसे बड़ा होता है और D4 का साइज सबसे छोटा होता है। ओके, तो D3 ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होता है, 500 इंटू 350 इंटू 15। तो 500 क्या होता है, लेंथ होता है, 350 होता है विद या ब्रेथ, और 15 होता है थिकनेस। ओके, वैसे टी स्क्वायर का भी अलग होता है। तो इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन, अगर बात करते तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको पूछा गया था ड्राइंग से। मैथमेटिक्स का पेपर ऐसे इजी था, लेकिन ड्राइंग का 20 से 25 क्वेश्चन जो आप लोग का अनएक्सपेक्टेड था। आप लोग सोचे भी नहीं कि ड्राइंग से इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए बहुत सारा स्टूडेंट का एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया। लेकिन ड्राइंग से जितना क्वेश्चन पूछा था वो बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ओके, 6th नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच जिग इज यूज्ड फॉर लोकेशन फ्रॉम ए बोर्ड। मतलब कौन सा जिग का हम लोग बोर्ड का लोकेशन को पता करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट जिग। ओके, 7th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द एंगल ऑफ BSW थ्रेड इज। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड का एंगल कितना डिग्री होता है, 55 डिग्री होता है। फीटर का पेपर में पूछा था BSP थ्रेड का, तब भी 55 डिग्री होता है। ओके, 8 नंबर का क्वेश्चन में पूछा था द एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। जो एंगल का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होता है उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। ओके, और 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम जो एंगल होता है उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड इज। एक्मी थ्रेड का एंगल कितना होता है, 29 डिग्री होता है। जो लीड स्क्रू होता है लेद मशीन का, जब हम लोग थ्रेड करते लीड स्क्रू का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो लीड स्क्रू में एक्मी थ्रेड होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच इज द रिमीडियल मेजर टू प्रिवेंट द टूल कटिंग एज चिपिंग ऑफ। जब हम लोग लेद मशीन पर काम करते हैं तो टूल का कटिंग एज क्यों टूट जाता है, और वो टूटने से अब हम लोगों को क्या होता है, कटिंग टूल तो खराब होता है। तो चिपिंग ऑफ होने से मतलब कटिंग टूल को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यूज नेगेटिव टॉप रेक एंगल। मतलब जो रेक एंगल है, रेक एंगल हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं जब भी पॉजिटिव रेक एंगल होता है तो टूल का कटिंग एज का स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है। नेगेटिव रेक एंगल जब होता तब क्या होता है, कटिंग एज बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ उसको मिल जाता है। ओके,
तो इसीलिए इसमें बोला है यूज़ नेगेटिव टॉप रेक एंगल। तो नेगेटिव रेक एंगल अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो टूल का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और टूल का कटिंग एज टूटेगा फूटेगा कुछ नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया है। 11 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था थ्रेड से क्वेश्चन, दिस इज द बॉटम सरफेस ज्वाइनिंग द साइड्स ऑफ एडजेसेंट थ्रेड। मतलब ऐसे जो एडजेसेंट थ्रेड है तो एक ए साइड और ए साइड दोनों साइड को मिला के जो बॉटम सरफेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट कहते हैं, रूट ऑफ थ्रेड। 12 नंबर का क्वेश्चन में पूछा था व्हाइल टर्निंग हार्ड मटेरियल यूज कार्बाइड टिप टूल यूजुअली हैव। जब हम लोग हार्ड मटेरियल को टर्निंग करते हैं तब हम लोग कार्बाइड टिप टूल यूज करते हैं। ओके, तो कार्बाइड टिप टूल हम लोग कैसे करते हैं, उसमें ब्रेजिंग करके हम लोग टिप में कार्बाइड को लगाते हैं। तो कार्बाइड टिप टूल में हम लोग कौन सा रेक एंगल देते, नेगेटिव रेक एंगल देते। जब भी हार्ड मेटल को कटने के लिए बोलता है, हार्ड मटेरियल को कटने के लिए तो कटिंग टूल को भी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए तो नेगेटिव रेक एंगल होना कंपलसरी है। ओके, 13 नंबर का क्वेश्चन में एक पूछा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लेन मैंड्रिल इज प्रोवाइडेड विथ स्मॉल टेपर ऑन इट्स बॉडी, अमाउंट ऑफ टेपर इज। मतलब प्लेन मैंड्रिल का बॉडी में बहुत ही कम टेपर इसमें प्रोवाइड किया गया है और अमाउंट ऑफ टेपर, कितना टेपर है, 1:2000। तो इसका मतलब क्या है, ये भी मैं आपको वीडियो में बहुत बार बताया हूँ। अगर आप लोग मेरा चैनल का हर वीडियो देखते हैं तो बहुत ही आप लोग के हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि मेरा हर वीडियो का कंटेंट अलग होता है। हाँ, हो सके मैं दूसरा का जैसा कि पेड कोर्स आप लोग को मैं प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ और हो सके कि डेली क्लास नहीं प्रोवाइड कर पाता हूँ, लेकिन जो क्लास आपको प्रोवाइड करता हूँ वो बहुत ही अच्छा होना, बहुत ही अच्छा मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए, मेरा जितना भी वीडियोज़ है, ज़्यादा वीडियोज़ शायद नहीं है, देखिए बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। 14 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द अमाउंट ऑफ टेपर फॉर मोर्स टेपर इज। मोर्स टेपर में अमाउंट ऑफ टेपर कितना होता है, 1:20। तो टेपर का रेशियो क्या होता है, सॉरी एक्चुअली अमाउंट ऑफ टेपर उसमें रेशियो पूछा था। ठीक है, तो इसमें रेशियो पूछा था 1:20 और मोर्स टेपर का अगर ऐसे नॉर्मली टेपर एंगल पूछेगा तो 3 डिग्री हो जाएगा। ओके, रेशियो पूछा गया तो 1:20 होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन में पूछा था व्हिच प्लेनर्स हैज 2 टेबल्स दैट रेसिप्रोकेट सेपरेटली और टुगेदर। मतलब प्लेनर मशीन का एक ऐसा भाग है या ऐसा प्लेनर मशीन है जिसमें 2 टेबल होता है और 2 टेबल सेपरेट भी आगे पीछे होता रहता है और कभी कभी एक साथ भी आगे पीछे होता है। तो कौन सा प्लेनर मशीन में होता है, डिवाइडेड टेबल प्लेनर। तो एक डिवाइडेड टेबल प्लेनर है जिसमें 2 टेबल है, उसको हम लोग एक साथ आगे पीछे कर सकते हैं। आगे पीछे करने का रेसिप्रोकेटिंग बोलते हैं और उसको हम लोग अलग अलग भी हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, इसको डिवाइडेड टेबल प्लेनर कहते हैं हम। 16 नंबर का क्वेश्चन में आपको टी स्क्वायर का बारे में पूछा था। इन टी स्क्वायर द ब्लेड लेंथ इन डेजिग्नेशन T2 इज। तो ब्लेड लेंथ का T2 का डेजिग्नेशन क्या हो जाएगा, साइज क्या होता है, 700 होता है, 700 मिलीमीटर। ओके, 17 नंबर का क्वेश्चन में पूछा था द जनरल रेशियो ऑफ सोल्यूबल ऑयल एंड वाटर यूज्ड एज ए कूलेंट। तो आमतौर पर हम लोग जो भी हम लोग का काम करते हैं, मैशनिंग करते हैं, उसमें हम लोग कूलेंट का हिसाब से हम लोग सोल्यूबल ऑयल और वाटर का मिक्सर यूज़ करते हैं। उसमें सोल्यूबल ऑयल और वाटर का मिक्सर क्या होता है, 1:20 रेशियो में हम लोग उसको मिक्स करते हैं। ओके, 18 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था सेल्फ सेंटरिंग चक इज ऑल्सो नोन एज। सेल्फ सेंटरिंग चक को हम लोग कौन सा नाम में जानते हैं, यूनिवर्सल चक या हम लोग थ्रीजा चक का नाम से जानते हैं। ओके, और फोरजा चक का हम लोग इंडिपेंडेंट चक कहते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था 28 मीटर इज इक्वल टू डैश यार्ड। तो आप लोग को जानना चाहिए, एक नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछा जाता है 1 यार्ड इज इक्वल टू कितना फीट होता है, 3 फीट होता है। ओके, तो इसमें बोला 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1.09361 यार्ड। ओके, तो 28 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका साथ आपको मल्टीपल करना है तो टोटल 30.6212 यार्ड आ जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था, तो सॉरी इस क्वेश्चन को तो मैं पहले ही डिस्कशन कर दिया हूँ, तो मैं 2 बार लिखा था क्योंकि अलग अलग मेरा दोस्त ने भेजा था। कभी एक स्टूडेंट ने, अभी एक दोस्त ने भेज रहा है, उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट बाद और एक दोस्त ने भेजा, तो 2 बार टाइप हो गया था। 21 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था पार्टिंग ऑफ टूल्स पेनिट्रेट्स इनटू द वर्क इजीली इफ इट इज ग्राउंड विथ प्रॉपर।
जो पार्टिंग ऑफ टूल होता है, मतलब एक जॉब है, सिलिंड्रिकल जॉब है, उसको अगर हम लोग कटना है तो पार्टिंग ऑफ जो टूल होता है वो उसमें वर्क में एंटर करते हैं, ओके, और वर्क को आगे काटते हुए बढ़ता है। तो उसमें कौन सा एंगल हम लोग को रखना चाहिए? बैक क्लियरेंस एंगल, क्योंकि ये तो अंदर घुस रहा है, ओके। तो उसका अगर बैक भी अगर अंदर घुसेगा, बैक वाला क्लियरेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा, इधर जाकर अटक जाएगा और ज़्यादा पार्टिंग नहीं कर पाएगा, उसको कट नहीं पाएगा। इसलिए बैक क्लियरेंस एंगल प्रॉपर होना कंपल्सरी है, ओके। 23 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, डिसकंटिन्यूअस चिप्स इज ऑब्टेन्ड बाय मैशनिंग ऑफ। डिसकंटिन्यूअस चिप्स, जो हम लोग को छोटा छोटा टुकड़ा में हो जाता है चिप्स, वो कौन सा मैशनिंग, कौन सा मेटल का मैशनिंग करते टाइम होता है? ब्रिटेल मटेरियल का मैशनिंग करते टाइम होता है। जैसे कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन का जब भी हम लोग होता है क्या, ब्रिटेल मटेरियल होता है, तो उसका जब भी हम लोग मैशनिंग करते हैं तो छोटा छोटा टुकड़ा का हिसाब से जो डिसकंटिन्यूअस चिप्स होता है तो वो निकालता है। 24 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हिच ऑपरेशन कैन बी डन ऑन स्लॉटिंग मशीन। स्लॉटिंग मशीन में हम लोग कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं? स्लॉटिंग मशीन से आपको नाम पता चलता है कि इसमें हम लोग स्लॉट ही काट सकते हैं, तो इंटरनल जितना भी ग्रूव होता है, स्लॉट होता है, उसको हम लोग कट सकते हैं स्लॉटिंग मशीन का मदद से। 25 नंबर का क्वेश्चन में एक आसान क्वेश्चन पूछा था, ड्राइंग बोर्ड इज मेड अप ऑफ। ड्राइंग बोर्ड किस मटेरियल से बनता है? तो ये बनता है ऑयल सेसेंट, वुड स्ट्रिप्स और मेसोनाइट से बनता है। तो जो भी ऑप्शन में था, मेसोनाइट अगर ऑप्शन में था ठीक था, अगर ऑयल सेशन वुड स्ट्रिप था तो वो राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था, सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल मार्क्स। तो जो सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल होता है उसका क्या होता है, वो ज़्यादा डार्क होता है और सबसे सॉफ्ट ग्रेड होता है, सॉफ्टेस्ट ग्रेड होता है बी, ओके। बी से जब भी आगे बढ़ता है, बी 2B 3B 4B 6B 7B, वो क्या होता है, उसका सॉफ्टनेस कम होता है, ओके। 27 नंबर का क्वेश्चन में पूछा था, फॉर फ्री हैंड स्केच व्हिच ग्रेड पेंसिल आर यूज्ड। फ्री हैंड्स के जब भी हम लोग करते हैं तो कौन सा ग्रेड ऑफ पेंसिल यूज होता है? HB ग्रेड पेंसिल यूज होता है, ओके। द पर्पस ऑफ टेम्परिंग इज, तो टेम्परिंग करने का पीछे उद्देश्य क्या होता है? तो एक चीज और एक बार आप लोग को जानना चाहिए, जनरली हम लोग लेटरिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो कौन सा हम लोग ग्रेड यूज करते हैं? H और 2H ग्रेड हम लोग यूज करते हैं जनरल पर्पस में लेटरिंग करने के लिए, ओके। और टेम्परिंग हम लोग क्यों करते हैं? मेटल का अंदर जितना भी ब्रिटलनेस होता है उसको कम करते हैं, और जब भी कम करते हैं उसमें क्या होता है, टफनेस को बढ़ाते हैं हम लोग इसका मदद से, ठीक है। तो टेम्परिंग इसीलिए हम लोग करते हैं, टफनेस को इंड्यूस करते हैं और ब्रिटलनेस को डिक्रीज करते हैं। इसका बाद 29 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था, 5 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको सेंटीग्रेड का वैल्यू दिया है, फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, C/5 इज इक्वल टू F - 32/9। तो C का जगह आपको 5 बैठाना है तो इधर 1 हो जाएगा, तो इसको अगर आप लोग करते हैं F - 32 इज इक्वल टू 9 तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया है? 30 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज। न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कौन सा नाम में हम लोग जानते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम से हम लोग जानते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक द स्टाइल्स ऑफ मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। जो मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर होता है उसका स्टाइल्स का हम लोग मटेरियल का हिसाब से कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? तो स्टाइल्स का मटेरियल हिसाब से हम लोग डायमंड यूज करते हैं, ओके। तो एक चीज आपको जानना चाहिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको हम लोग स्किप नहीं किए। जो मैं अभी आपको बताया हूँ ना, जिस वीडियो का बात किया ITA का वर्कशॉप कैलकुलेशन ऑफ साइंस, उसमें मैं बहुत ही अच्छा से आपको क्लियर किया हूँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। बहुत सारा साइंस का चैप्टर में कंप्लीट किया, जैसे वर्क, पावर, एनर्जी, फोर्स, सिंपल मशीन, लीवर और भी बहुत सारा चैप्टर है, ओके। इसका बाद 32 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, फिक्स टाइप स्नैप गेजेस हैव गो एंड नो गो एंड। जो फिक्स टाइप स्नैप गेज होता है उसका गो और नो गो एंड कहाँ पे रहता है? सेम साइड में रहता है, ओके। इसी साइड में अगर होगा तो गो और नो गो इसी साइड में रहता है। 33 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था, द अनदर टर्म ऑफ जेनी कैलिपर इज। जेनी कैलिपर का अनदर टर्म क्या होता है? बेंट लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, हार्माफ्रोडाइट कैलिपर। जो भी ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था, एमकेएस यूनिट ऑफ लेंथ इज। तो लेंथ का एमकेएस यूनिट क्या था? एमकेएस मतलब SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, तो ए लेंथ का होता है मीटर, ओके। अगर सीजीएस में पूछता तब हो जाता सेंटीमीटर। 35 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है? इकाई होता है एम्पेयर।
36 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था 1.5 टन इज इक्वल टू डैश के जी। तो एक टन इज इक्वल टू 1000 के जी होता है, तो 1.5 टन इज इक्वल टू 1500 के जी हो जाएगा। तो पेपर में क्वेश्चन बहुत आसान था। मिलिंग, फ्लोटिंग, जो भी और भी मशीन है जैसे सेपर मशीन है, प्लेनिंग मशीन, इससे क्वेश्चन बहुत अगर कंपेयर करके देखते तो बहुत कम क्वेश्चन आपको पूछा गया था। लेकिन जो ड्राइंग से क्वेश्चन था वही आप लोगों के लिए दिक्कत हुआ था। तो इस बार दिक्कत नहीं होगा। मैं ड्राइंग के लिए भी अलग से 450 क्वेश्चन का PDF मेरे को मिल गया है। मैं आप लोगों का साथ एक वीडियो में पूरा डिस्कशन कर दूंगा। तो सिर्फ मैं आप लोग को सपोर्ट चाहता हूं। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तभी मैं 450 क्या 1000 क्वेश्चन का भी डिस्कस कर पाऊंगा एक दिन में। ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है टू काट 20 मिलीमीटर इंटरनल स्क्वायर थ्रेड विथ ए पिच 2.5 मिलीमीटर, द कोर डायमीटर शुड बी। इसमें आपको बताया जा रहा है एक इंटरनल स्क्वायर थ्रेड आपको काटना है, पिच दे दिया है 20 मीटर और आपको 2.5 मिलीमीटर पिच है, 20 मिलीमीटर का इंटरनल थ्रेड काटना है। तो कोर डायमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, जो आपको दिया है कि जितना मिलीमीटर आपको इंटरनल स्क्वायर थ्रेड काटना है उससे आपको पिच को माइनस कर देना। जब भी माइनस करेंगे तो 17.5 आ जाएगा उसका कोर डायमीटर। ओके। 38 नंबर का क्वेश्चन में एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ए प्रोडक्ट इज सेड टू बी या सेड टू हैव द क्वालिटी, मतलब एक प्रोडक्ट को हम लोग बोल सकते हैं कि क्वालिटी इसका अच्छा है या क्वालिटी प्रोडक्ट बना है। कब बोलेंगे, जब वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए वो फिट रहेगा। ओके। तो इट इज फिट फॉर यूज, जब वो यूज करने के लिए फिट रहेगा तब हम लोग उसको बोलेंगे कि क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये अच्छा प्रोडक्ट है। 39 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था व्हिच इज एन एडवांटेज ऑफ अप कट मिलिंग। तो अप कट मिलिंग का एडवांटेज क्या होता है, तो आप लोगों के साथ अभी क्वेश्चन आ सकता है अप कट मिलिंग क्या होता है, डाउन कट मिलिंग क्या होता है। बहुत बार मैं डिस्कशन किया हूँ, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ मैं 2 साल से आप लोगों के लिए क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा जितना भी वीडियोज़ है आप लोग को मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग देख लीजिए। मैं बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट किया हूँ जो आप लोग को कोई यूट्यूबर आपको कंप्लीट नहीं करेगा, जैसे टीग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, जैसे ECM, EDM सब मैं डिस्कशन किया हूँ मैशिनिस्ट के लिए। इसका टर्नर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बाद कास्टिंग, मोल्डिंग, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर में डिस्कशन किया हूँ आप लोगों के लिए। अप मिलिंग, डाउन मिलिंग क्या होता है सब डिस्कस किया हूँ। आप लोग एक एक वीडियो करके देखिए, जितना भी वीडियो मेरा है अगर आप लोग देखते हो तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको कॉमन मतलब अनकॉमन नहीं रहेगा। इसमें पूछा जा रहा है कि अप मिलिंग का एडवांटेज क्या होता है। इसमें बैकलेस एलिमिनेटर का जरूरत नहीं पड़ता। बैकलेस एलिमिनेटर क्या होता है, जैसे गियर के लिए आप लोग जानते हैं कि 2 गियर जब मैच करता है तो उसमें जो गैप रहता है 2 गियर के बीच में उसको हम लोग बैकलेस कहते हैं। ओके। तो उसको कम करने के लिए जो एलिमिनेटर हम लोग यूज करते हैं, एलिमिनेटर मतलब उसको कम करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो वो एलिमिनेटर का जरूरत नहीं पड़ता आप कट मिलिंग मशीन में। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का, टू ऑब्टेन गुड सरफेस द आइडियल मशीनिंग अलाउंस फॉर फिनिशिंग वुड बी। जब हम लोग को एक अच्छा सरफेस सतह चाहिए होते हैं तो मशीनिंग अलाउंस फिनिशिंग के लिए कितना होना चाहिए, 0.5 मिलीमीटर होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच रिमर कैन एडजस्ट इटसेल्फ इन केस ऑफ स्लाइट मिसअलाइनमेंट व्हेन फिटेड ऑन ए टेल स्टॉक। जब हम लोग लेद मशीन का टेल स्टॉक में रिमार को लगाते हैं तो उसमें अगर स्लाइट डिसअलाइनमेंट भी होता है या जो स्लाइट मिस अलाइनमेंट होता है तो उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हैं। कौन सा रिमर, फ्लोटिंग रिमर। ठीक है। फ्लोटिंग मतलब क्या, थोड़ा सा, जैसे फ्लोट मतलब तैरना होता है, वैसे अगर कोई भी उसमें थोड़ा सा भी मिस अलाइनमेंट होता है तो क्या होता है उसको वो एडजस्ट कर लेता है। ओके। तो फ्लोटिंग रिमर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द एबिलिटी ऑफ द बॉन्ड टू होल्ड द एब्रेसिव ग्रेन्स इन द ग्राइंडिंग व्हील इज डिपेंडेंट ऑन द। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील में जो एब्रेसिव कोना रहता है उसको बॉन्ड का जो क्षमता होता है उसको होल्ड करके ग्राइंडिंग व्हील बनाने का। तो एक्चुअली आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए ग्राइंडिंग व्हील बनता है एब्रेसिव कोना से, एब्रेसिव ग्रेन से बनता है। ओके। तो बॉन्ड का हिसाब से हम लोग जैसे विट्रीफाइड बॉन्ड यूज़ करते हैं, सिलेक्ट बॉन्ड यूज़ करते हैं, रबर बॉन्ड यूज़ करते हैं, रेनफोर्स बॉन्ड यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो बॉन्ड क्या करता है, बॉन्ड और एब्रेसिव कोना मिक्स होके ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं। ठीक है। तो ये जो एबिलिटी होता है, द एबिलिटी ऑफ द बॉन्ड टू होल्ड द एब्रेसिव ग्रेन, जो क्षमता होता है बॉन्ड का साथ एब्रेसिव
कोना को मिला के ग्राइंडिंग व्हील बनाने का, तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? इस एबिलिटी को ग्रेड कहते हैं। इसका ऊपर ही डिपेंड करता है कि ग्राइंडिंग व्हील हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा या मीडियम होगा। ओके, तो जितना मतलब क्षमता ज़्यादा होगा उतना हार्ड होगा ग्रेड, जितना क्षमता कम होगा उतना सॉफ्ट होगा। समझ में आ गया। 43 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, ए राइट हैंड शेपर टूल कैन रिमूव मेटल। राइट हैंड शेपर टूल मतलब क्या होता है? वो टूल राइट से लेफ्ट का तरफ जाएगा, तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट का तरफ वो आ रहा है। ओके, 44 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, सेल्फ होल्डिंग टेपर, मेट्रिक सेल्फ होल्डिंग टेपर का टेपर रेशियो क्या होता है? टेपर रेशियो क्या होता है? तो वो होता है 1:20। तो मेट्रिक सेल्फ होल्डिंग टेपर के अंदर मोड्स टेपर भी आता है, तो मोड्स टेपर से भी क्वेश्चन पूछा था, ये भी सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था। 45 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था, ग्राइंडिंग व्हील इज सेड टू बी लोडेड व्हेन। तो ग्राइंडिंग व्हील को हम लोग कब बोलेंगे लोडेड, या द लोडिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील हम लोग कब बोलेंगे? जब मेटल पार्टिकल ग्राइंडिंग व्हील का सरफेस में घुस जाता है, उसका जो एब्रेसिव कोना का बीच में जो गैप होता है उसमें घुस जाता है मेटल पार्टिकल, और वो काटिंग करने नहीं देते, काटिंग करने का क्षमता वो खो जाता है ग्राइंडिंग व्हील, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं? लोडिंग प्रॉब्लम कहते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है, ए पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम इज सुइटेबल ओनली फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन, सिलेक्ट इट। तो पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम किसमें होता है? तो आप लोग जानते हो ड्रिलिंग का क्या एक पॉइंट होता है, और जहाँ पे भी हम लोगों को जॉब में ड्रिलिंग करना पड़ता है, ऐसा अगर जॉब है तो इसमें अगर ड्रिलिंग करना उससे पहले हम लोग क्या उस जगह हम लोग मार्क करते हैं 5 देके, तो वो भी एक पॉइंट होता है। तो पॉइंट और ड्रिलिंग का पॉइंट जो मैच करते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम होता है। तो इसका कौन सा ऑपरेशन में होता है? ड्रिलिंग में होता है। 47 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड। मतलब मेटल का वो प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल को हम लोग खींच के तार बना सकते हैं, तो वो होता है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। अगर ऐसे पूछता कि मेटल का वो प्रॉपर्टी है जिसका मदद से मेटल को हम लोग पतला सीट में, पतला चादर में हम लोग बदल सकते हैं, तब हो जाता वो मेलेबिलिटी। ओके, 48 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, द डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट ऑफ ए स्क्रू थ्रेड एंड द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट थ्रेड मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस इज कॉल्ड। मतलब आपको जो बताया जा रहा है कि कोई भी थ्रेड का एक पॉइंट से उसका एडजेसेंट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट थ्रेड, तो नेक्स्ट थ्रेड का कॉरस्पॉन्डिंग ए वाला पॉइंट हो रहा है, तो इसका बीच का डिस्टेंस को क्या कहते हैं? हम लोग पिच ऑफ थ्रेड कहते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, द एबोनी एज ऑफ ड्राइंग बोर्ड इज मेड ऑफ। एबोनी एज मतलब क्या होता है? ड्राइंग बोर्ड का एक वर्किंग एज होता है, वो वर्किंग एज में हम लोग क्या करता है और एक हार्ड वुड को उसमें लगाते हैं, तो उसका बाद वो जो एज होता है वर्किंग एज को हम लोग एबोनी एज कहते हैं। तो उसमें हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? हार्डवुड यूज़ करते हैं। ओके, 50 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था, व्हिच शेपर मैकेनिज्म प्रोड्यूसेस लेस नॉइज। तो कौन सा शेपर मैकेनिज्म में बहुत ही कम आवाज़ होता है? तो हाइड्रोलिक का जो भी होता है, तो हाइड्रोलिक में क्या होता है? आवाज़ कम होता है। ओके, 51 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था, द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्विक रिटर्न मोशन इन ए स्लॉटर इज ऑब्टेन बाय। तो आप लोग जानते हैं कि स्लॉटर मशीन में भी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है, तो किसका वजह से होता है? व्हिटवर्थ मैकेनिज्म का वजह से वो होता है। 52 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था, द लिस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल इज। स्टील रूल का लिस्ट काउंट क्या होता है? 0.5 मिलीमीटर होता है। 53 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था, स्टील रूल इज मेड अप ऑफ। स्टील रूल किस मेटेरियल से बनता है? स्टेनलेस स्टील से बनता है। ओके, 54 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, श्रिंक रूल साइज। तो श्रिंक रूल का क्या साइज होता है? 1/10 टू 7/16 इंच। और श्रिंक रूल हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? फोर्जिंग शॉप में यूज़ करते हैं। जब हॉट कोई भी गर्म जब को मार्किंग या मेजरिंग करना पड़ता है तब हम लोग श्रिंक रूल का इस्तेमाल करते हैं, और स्केल रीडिंग इंच में अवेलेबल होता है। 54 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था, द पर्पस ऑफ हार्डनिंग। तो हार्डनिंग करने का पीछे, कठोरता करने का पीछे क्या उद्देश्य होता है? तो टू डेवलप द हाई हार्डनेस एंड वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। हार्डनेस को बढ़ाता है और वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को भी हम लोग बढ़ाते हैं। इसके बाद शेपर मशीन का जो फॉरवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड स्ट्रोक होता है उसका रेशियो क्या होता है? अब सब स्टूडेंट जानते हैं 3:2 होता है। ओके, बैकवर्ड स्ट्रोक में क्यों टाइम कम लगता है, कम देते? तो आइडियल टाइम को बचाने के लिए या ऑपरेशन टाइम को बचाने के लिए। 56 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग किस के लिए यूज करते हैं? कौन सा फायर के लिए? कौन सा क्लास ऑफ फायर के लिए?
क्लास डी फायर के लिए। ओके, तो इसमें हम लोग CTCP कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हम लोग यूज़ करते हैं, समझ में आप लोगों को आना चाहिए। और ए फायर कौन सा होता है, जैसे ए फायर होता है सॉलिड चीज़ आग लगता है, जैसे लकड़ी, कोई भी कपड़ा, क्लॉथ से जब भी आग लगता है। और क्लास बी मतलब होता है जो भी गैस से आग लगता है। ओके, सॉरी, क्लास बी मतलब होता है जो भी लिक्विड से आग लगता है। ओके, और क्लास सी मतलब होता है गैस से जो आग लगता है। ओके, और क्लास डी होता है इलेक्ट्रिकल फायर। ये भी चीज़ आपको जानना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल फायर में कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, सबसे अच्छा होता है CO2 एक्सटिंग्विशर। उसमें अगर CO2 नहीं है तो CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द रिक्वायर्ड टेम्परिंग टेम्परेचर फॉर ड्रिल एंड मिलिंग कटर। तो मिलिंग कटर और ड्रिल का अगर हम लोग को टेम्परिंग करना पड़ेगा तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परिंग टेम्परेचर होना चाहिए 240 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अलग अलग टूल के लिए, अलग अलग टूल मटेरियल के लिए अलग अलग हम लोग को हार्डनेस होता है, आप लोग जानते हैं। ओके, जैसे फाइल का होता है 60 HRC होता है, तो इससे अलग अलग हार्डनेस मिलता है। अलग अलग टेम्परिंग करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको टेम्परिंग टेम्परेचर भी अलग होता है। 240 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मिलिंग कटर और ड्रिल के लिए। 58 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द रेशियो ऑफ लेंथ इज टू विथ ऑफ एरोहेड इज। एक एरोहेड का लेंथ, ये जो होता है लेंथ और ये जो होता है विथ, तो रेशियो कितना होता है 3:1 होता है। 59 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था द एंगल व्हिच कैन नॉट मेक यूजिंग ए सिंगल सेट स्क्वायर। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया था और सिंगल सेट स्क्वायर का मदद से हम लोग कौन सा एंगल को नहीं बना सकते, तो उसका हिसाब से 75 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लोग 2 सेट स्क्वायर का मदद से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, 90 डिग्री बना सकते हैं। मतलब एक एक करके अगर हम लोग लेते हैं 90 डिग्री बना सकते हैं और 45 डिग्री बना सकते हैं। और दूसरा सेट स्क्वायर में क्या बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं 60 डिग्री बना सकते हैं, 90 डिग्री बना सकते हैं और 30 डिग्री बना सकते हैं। और दोनों सेट स्क्वायर को मिलाकर बहुत सारा एंगल हम लोग बना सकते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है फॉर ड्राइंग सर्किल विथ लार्ज रेडियस व्हिच टूल इज यूज्ड। जब हम लोग का ड्राइंग में सर्किल बनाना पड़ेगा लार्ज रेडियस का साथ, जो बड़ा बड़ा सर्किल होता है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा टूल यूज़ करते हैं, लेंदिंग बार कंपास। मतलब जो लेंदिंग बार कंपास होता है उसका मदद से हम लोग बड़ा सर्किल बना सकते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट विल हैपन इफ रन ए ग्राइंडर विदाउट ट्रूइंग। मतलब एक ग्राइंडिंग मशीन, उसमें अगर हम लोग ट्रूइंग नहीं करते, मतलब उसको टोटली कॉन्सेंट्रिक अगर उस व्हील को फिट नहीं करते, तो क्या होता है उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। वो क्या करेगा, एक्चुअली डांसिंग करते रहेगा। वो तो एक्चुअली प्रॉपर उसको हम लोग उसका वेट को सेंट्रल में नहीं लाया है, उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग ट्रू नहीं किया, इसीलिए क्या होगा, एक्सेसिव वाइब्रेशन होगा और डांस करते रहेगा। ओके, ऊपर नीचे होता रहेगा। 62 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था व्हाई टैप ड्रिल साइज टू बी कैलकुलेटेड। टैप ड्रिल साइज हम लोग को कैलकुलेशन क्यों करना पड़ता, हम लोग तो ऐसे भी ड्रिल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू मेंटेन सफिशिएंट मटेरियल टू टैप। मतलब टैप के लिए सफिशिएंट मटेरियल हम लोग को रखना चाहिए, इसीलिए हम लोग को उसका बेसिस पे हम लोग को टैप ड्रिल साइज कैलकुलेशन करके तभी ड्रिल को यूज़ करना चाहिए। 63 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट विल हैपन इन द टूल इज नॉट क्लैम्प्ड रिजिडली व्हाइल फेसिंग इन ए लेथ। जब लेथ मशीन में हम लोग फेसिंग करते हैं और वो जो टूल है, टूल पोस्ट में अगर हम लोग को अच्छा से नहीं उसको हम लोग क्लैम्प करते हैं, तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होता है, कॉनकेव सरफेस हो जाएगी, क्योंकि टूल निकाल के बाहर जाने का कोशिश करेगा। ओके, तो क्या होगा, वो जो फेसिंग होगा, फेसिंग थोड़ा सा कॉनकेव टाइप का बन जाएगा। ओके, 64 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच मैकेनिज्म द मूवमेंट ऑफ कैरेज फॉर स्क्रू कटिंग इज अटैच। मतलब लेद मशीन में जब हम लोग को स्क्रू थ्रेड काटना पड़ता, तब हम लोग को कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ता है, तो हाफ नट मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ता है। तो उसमें लीड स्क्रू होता है, लीड स्क्रू को एंगेज करने के लिए हम लोग हाफ नट को यूज़ करते हैं। ओके, तो लीड स्क्रू जब भी एंगेज हो जाता है, क्या होता है, ऑटोमेटिक हम लोग को फीड भी मिल जाता है और वो जो भी हम लोग को थ्रेड काटना पड़ता है पिच का अकॉर्डिंग, वो थ्रेड भी काटते हैं ऑटोमेटिक। 65 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाई लेद एक्सेसरीज इज सुइटेबल फॉर टेपर टर्निंग बाय टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। मतलब व्हिच होगा, तो व्हिच लेद एक्सेसरीज, तो टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड का मदद से अगर हम लोग को टेपर कटना पड़ेगा, तो तब हम लोग कौन सा सेंटर यूज करेंगे, बॉल सेंटर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, टेल स्टॉक में जो ग्रेजुएशन होता है वो किस में होता है, मिलीमीटर में होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है।
66 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कैलकुलेट द लीड ऑफ 3 स्टार थ्रेड इफ द पिच इज 8 मिलीमीटर। इसमें आपको बताया जा रहा है एक 3 स्टार थ्रेड है, उसमें पिच 8 मिलीमीटर है, तो लीड क्या हो जाएगा, पिच इंटू 3 हो जाएगा। 3 स्टार के लिए आप लोग जानते हैं सिंगल स्टार थ्रेड में लीड और पिच सेम होता है, लेकिन जब भी डबल होता है, ट्रिपल होता है, तो वो लीड क्या होता है उसका अकॉर्डिंग होता है। ट्रिपल होगा तो 3 इंटू पिच होगा, अगर क्वाड होगा तो 4 इंटू पिच होगा, तो ऐसे आपको होता रहेगा। तो ट्रिपल है इसलिए 3 इंटू पिच, तो पिच 8 है तो 8 इंटू 3 24 हो जाएगा लीड। ओके, 67 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था सेंटर लाइन सेक्शन लाइन आर ड्रॉन यूजिंग डैश पेंसिल। मतलब जो भी सेंटर लाइन होता है, ऐसे जो सेंटर लाइन होता है, सेक्शन लाइन जो होता है 45 डिग्री में जो लाइन करते हैं, तो कौन सा हम लोग हार्डनेस पेंसिल से यूज करते हैं, 3H और 4H हार्डनेस वाला पेंसिल से हम लोग करते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ड्राइंग का, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्ट डैशेस ऑफ द सेंटर लाइन। मतलब सेंटर लाइन का जो शॉर्ट डैशेस होता है उसका लेंथ कितना होता है, ये जो लेंथ है ये लेंथ कितना होता है। तो एक्चुअली सेंटर लाइन कितना होता, कैसा होता है, ऐसा होता है, उसके बाद गैप, उसके बाद थोड़ा सा होता है, उसके बाद गैप, फिर ये होता है। तो ये पहले होता है 8 मिलीमीटर, उसके बाद 1 मिलीमीटर का गैप, उसके बाद शॉर्ट डैश होता है 2 मिलीमीटर का, उसके बाद फिर 1 मिलीमीटर का गैप, उसके बाद फिर 8 मिलीमीटर का लाइन होता है। तो शॉर्ट जो डैश होता है वो 2 मिलीमीटर का लेंथ होता है। 69 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच टाइप ऑफ अटैचमेंट इज यूज टू मिल स्पाइरल विथ ए प्लेन मिलिंग मशीन। तो प्लेन मिलिंग मशीन में अगर हम लोग को स्पाइरल मिलिंग करना पड़ेगा तब हम लोग कौन सा अटैचमेंट यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सल स्पाइरल अटैचमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, इसका बाद 70 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द रीजन ए मटेरियल इज रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द विथड्रॉल ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो जब भी हम लोग मेटल को खींच के रखते हैं और उतना ही अगर फोर्स हम लोग छोड़ देते हैं तो मेटल का जो शेप में चेंज हुआ था तो ऑटोमेटिकली पहला वाला शेप में आ जाता है। तो कौन सा प्रॉपर्टी का कारण होता है, मेटल इलास्टिक है, मतलब इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी उसमें है, इसीलिए होता है। 71 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच टाइप ऑफ ड्रेसर इज यूज्ड इन टूल एंड कटर ग्राइंडर। टूल और कटर ग्राइंडर में कौन सा ड्रेसर यूज होता है, एब्रेशन ड्रेसर यूज होता है। ओके, 72 नंबर का क्वेश्चन में एक पूछा गया था आपको स्पिंडल स्पीड मतलब आरपीएम निकालने के लिए बोला था। डायमीटर ऑफ द व्हील 300 मिलीमीटर, सरफेस स्पीड आपको 20 मीटर पर सेकेंड आपको दिया गया था। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, आरपीएम इजिकल हो जाएगा कटिंग स्पीड इंटू 1000 बटा पाई इंटू डी। 73 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच टाइप ऑफ सरफेस इज प्रोड्यूस बाय इंटरनल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। इंटरनल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग जब बोला है तो सिलिंड्रिकल जॉब में ही होगा, तो उसमें अगर हम लोग को यूज होता है इंटरनल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग करते तो किस टाइप का होल बनेगा, तो राउंड होल ही बनेगा ना। ओके, 74 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द कॉनिकल पॉइंट ऑफ द सेंटर। तो लेथ सेंटर में जो भी होता है, जैसे अलग अलग सेंटर होता है, लाइफ सेंटर होता है, डेड सेंटर होता है, तो उसका एंगल कितना होता है, कॉनिकल जो पॉइंट होता है उसका एंगल होता है 60 डिग्री। 75 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल स्टार्ट्स वेपरिंग। मतलब ऑयल का कौन सा एक प्रॉपर्टी होता है जिसका वजह से उसमें से धुआं निकालना स्टार्ट होता है, तो फ्लैश पॉइंट होता है। तो फ्लैश पॉइंट कौन सा पॉइंट को बोलते हैं कि ऑयल का एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में ऑयल से धुआं निकालना स्टार्ट होता है उसको फ्लैश पॉइंट कहते हैं। जिस टेम्परेचर में ऑयल में आग लग जाता है उसको फायर पॉइंट कहते हैं। जिस टेम्परेचर का बाद हम लोग उसको कोई भी बटल में कोई भी जगह में उसको हम लोग पोर कर सकते ढाल सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बोलेंगे पोर पॉइंट। ओके, 76 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट साइज विल रिप्रेजेंट द जीरो लाइन इन द लिमिट टर्मिनोलॉजी। तो लिमिट चैप्टर में जो जीरो लाइन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक साइज हम लोग उसको बोलते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो लिस्ट काउंट होता है 0.02 मिलीमीटर। तो इतना ही क्वेश्चन मेरा दोस्त सभी ने भेजा था जो मैं आप लोग के लिए बना पाया हूँ। बाकी क्वेश्चन हम तो एग्जामिनेशन भी नहीं दिए थे, जितना भी दोस्त भेजा था वही सब आप लोग के लिए मैं लेके आ गया हूँ। इसका बाद मैं डिस्कशन करूँगा वेल्डर का और टर्नर का क्वेश्चन पेपर, तो आप लोग इंतज़ार करते रहना, आप लोग के लिए वीडियो जरूर आएगा और जो भी वीडियो मैं डालूंगा बहुत धमाकेदार वीडियो होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।